वेलकम क्लास 12th जमुना। तो मैं यहाँ पहुँच गया हूँ और जैसा कि हमने बोला था कि इसके आगे का वीडियो हम बनाएंगे और जहाँ से हमने छोड़ा था ठीक वहीं से आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसको आप लोग फॉलो अप करेंगे, प्रॉपरली फॉलो अप करेंगे, सिस्टमेटिकली। चलिए, तो पहला टॉपिक्स क्या था अपना, है क्या आज का, उसके आगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। बेसिकली पावर को हम लोग यहाँ देखना है। तो पावर क्या है, पहले मैं पावर समझा दूँ। पावर इज व्हाट? पावर इज रेट ऑफ वर्किंग। रेट ऑफ वर्किंग कह लीजिए या कह लीजिए रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल पावर की बात करते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर में जनरेशन का पावर तो अपनी जगह की बात है ना, कि जनरेट करेगा तो उसका क्या पावर होगा, जनरेटिंग पावर क्या है, और कंजम्पशन पावर क्या है। तो डिवाइसेस कंज्यूम करता है, डिवाइसेस जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है वो क्या करता है, पावर कंज्यूम करता है। और जो जनरेटिंग डिवाइस है वो अपना पावर जनरेट करता है। तो पावर जनरेशन, पावर कंजम्पशन, ये दो फैक्टर आ जाता है जब खास करके हम लोग किसकी बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रिकल पावर की। ठीक है, तो बात यहाँ दोनों ही होगी, रेट ऑफ वर्किंग, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, ये दोनों ही बात होगी। और होता क्या है, अगर पावर के को हम लोग लें, जब पी लेते हैं, चलिए इसको पी लेते हैं, है ना, तो पी इक्वल टू हो जाता है डेल डब्ल्यू अपॉन डेल टी, रेट ऑफ वर्किंग कह लीजिए। ठीक है ना। एक्सप्रेशन तो दोनों के लिए सेम ही है। क्या कंजम्पशन की बात करें या हम बात करें किसकी, जनरेशन की बात करें, है ना। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं कहानी को, आगे कहानी बढ़ाई जाए और देखी जाए क्या स्थिति है ना, क्या स्टेटस बनता है। यहाँ का मार्कर थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ का मार्कर थोड़ा डिफरेंट है, ये वाटर बेस्ड है। वहाँ वाला जो था वो हमारा क्या था, स्पिरिट बेस्ड था। यहाँ मिलता ही नहीं है स्पिरिट बेस्ड। ठीक है, चलिए, तो लेट सपोज कि करंट इज ड्रिवन फ्रॉम ए पोटेंशियल ए टू बी। अगर करंट को ए से बी तक क्या कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं। ये जनरेशन पर हम बात कर रहे हैं, जनरेटिंग पावर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली वी ए, पोटेंशियल ऑफ वी ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ वी बी। दैट इम्प्लाइज कि वी ए माइनस वी बी मस्ट बी ग्रेटर देन 0। चलिए, करंट इज सप्लाइड from A to B, from A to B। करंट क्या, चार्ज इज सप्लाई कर सकते थे। ठीक है ना, वी ए माइनस वी बी इज ग्रेटर देन 0। ठीक, तो हम बात करते हैं कि व्हाट विल बी द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। तो लॉस इन, अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, क्यों यहाँ लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, क्योंकि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ अगर चार्ज का फ्लो हो रहा है, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ अगर चार्ज फ्लो होगा, तो इन दैट सिचुएशन होगा ये कि हमारा एनर्जी लॉस हो जाएगी। करेक्ट है ना, एनर्जी लॉस हो जाएगी। यहाँ कंपेरिजन में यहाँ का एनर्जी क्या होगा, घटेगा। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज व्हाट डेल यू। वो साइन वगैरह को छोड़ करके सीधे सीधे हम बात करते हैं, है ना, साइन वगैरह छोड़ करके हम बात करते हैं क्या, डेल क्यू इनटू डिफरेंस इन पोटेंशियल, वी बी माइनस वी ए, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, ऐसा लेंगे, है ना, वी बी माइनस वी ए। ये हो जाएगा क्या हमारा, लॉस इन पोटेंशियल। ठीक है, तो इसको
डिफरेंस इन पोटेंशियल मान के चले, जाहिर सी बात ये निगेटिव होगा, ये क्या होगा, निगेटिव होगा, तो इसको डेल वी ले रहे हैं। और डेल क्यू जो होगा हमारा आई इंटू डेल टी हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, आई बराबर डेल क्यू अपॉन डेल टी होता है। तो डेल क्यू की वैल्यू आई इंटू डेल टी क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं इंटू वी। अब ये लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी है, निगेटिव तो है ही है, दिखा ही रहा है, निगेटिव तो हम लोग देख ही रहे हैं, लेकिन साइन को अभी हम लोग उतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं इस जगह पर, चूँकि मैकेनिक्स वगैरह जो कुछ भी है आप लोगों ने देखा होगा। तो ये लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, दैट इज लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज व्हाट, गेन इन काइनेटिक एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी के रूप में गेन होगा, दैट इज डेल के। ठीक, ओके, पोटेंशियल एनर्जी लॉस करके आप बिल्कुल कंजर्वेटिव मान के चल रहे हैं, ए से बी तक जब चार्ज का फ्लो हो रहा है तो वो कंजर्वेटिव है, यानी कि जितना लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हो रहा है वही गेन इन काइनेटिक एनर्जी हो जा रहा है। ठीक है, ओके, गेन इन काइनेटिक एनर्जी, इतना बहुत थोड़ा बहुत तो बात आप लोग पढ़े ही होंगे कि जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होगा वही गेन इन काइनेटिक एनर्जी होगा इफ द फील्ड इज क्वाइट कंजर्वेटिव। थोड़ी देर के लिए हम इसके रेजिस्टेंस को इग्नोर करके चल रहे हैं। ठीक है, तो डेल के दैट इज डेल यू माइनस डेल यू होगा, माइनस डेल यू होता है, माइनस डेल यू होता है, तो ये क्या होगा, आई डेल टी इंटू वी दैट इज डेल के। ओके, और वर्क एनर्जी थ्योरम क्या सजेस्ट करता है हमारा, वर्क एनर्जी थ्योरम 11th में पढ़े हो, याद है, सजेस्ट्स 11th में पढ़े थे, कुछ याद है, पता नहीं याद है भी या नहीं है। चलिए, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन। तो जो डेल डब्ल्यू होगा, जो डेल डब्ल्यू होगा वो डेल डब्ल्यू आपका आई डेल टी इंटू वी हो जाएगा। तो आई डेल टी इंटू वी हो जाएगा आपका डेल डब्ल्यू। इन दैट सिचुएशन डेल टी से दोनों साइड में अगर हम लोग क्या कर दे, डिवाइड कर दे, तो भी आई इधर बचेगा, बाकी डेल टी आ जाएगा। ये डेल डब्ल्यू बाई डेल टी, ये क्या लेते हैं हम लोग, डेल डब्ल्यू बाई डेल टी, इसी को तो अपने अभी हमने बताया था क्या होता है, पावर। अब सिंस P इक्वल्स टू वाट, डेल डब्ल्यू बाई डेल टी, तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि P इक्वल्स टू वी आई, यानी कि जनरेटिंग पावर जो होगा, जो पावर जनरेट होगा करंट के फ्लो होने से, जो कोई भी डिवाइस जनरेट करेगा, दैट विल व्हाट, P बिकम वी आई, दैट इज द इंस्टेंटेनियस पावर। अगर किसी सर्किट से V के पोटेंशियल डिफरेंस पर I का करंट फ्लो हो रहा है, तो पावर एट दैट इंस्टेंट उसका कितना हो जाएगा, P इक्वल्स टू वी आई होगा। चलिए अब हम लोग जरा कंजम्पशन पावर के लिए इसको अल्टर करें, है ना, कंजम्पशन ऑफ द पावर के लिए हम लोग इसको अल्टर करें। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, चूँकि V इक्वल टू सिंस V इक्वल टू आई आर होता है, तो V के बदले आई आर अगर डालते हैं तो आई आर इंटू आर, चूँकि इसमें अब रेजिस्टेंस को ला रहे हैं, रेजिस्टेंस को लाने का मतलब ही हम लोग कंजम्पशन की बात करते रहेंगे, है ना, रेजिस्टेंस को लाने का मतलब ही है कि हम लोग किसकी बात कर देंगे, कंजम्पशन की बात करेंगे अब, है ना। क्या कि रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को रोकता है, ब्लॉक करता है। ऐसे सिचुएशन में P की वैल्यू, थोड़ा सा स्पेस ले लिया जाए, एम्प्लाइज की P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ठीक है, ये प्रेफरेबली हम लोग कंजम्पशन ऑफ पावर के लिए, जनरेशन ऑफ पावर के लिए ज़्यादातर ये बात ली जाएगी, है ना, और कंजम्पशन ऑफ पावर के लिए बात जब हम करेंगे तब ये क्या होगा, आई स्क्वायर आर के रूप में हम लोग प्रेफर करेंगे। या आई को रिप्लेस करते हैं, आई भी तो रिप्लेस हो सकता था, या आई की वैल्यू वी बाई आर हो सकती थी, तो आई की वैल्यू अगर वी बाई आर हो सकती थी, तो P इक्वल टू आई की वैल्यू अगर वी बाई आर, तो V इंटू अगर आई को यहाँ रिप्लेस करें वी बाई आर से, तो ये हो जाएगा कितना, वी स्क्वायर बाई आर। तो ये वी स्क्वायर बाई आर, ये जो है सो हमारा क्या होगा, एक्सप्रेशन बन जाएगा। अगर जो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट हो गया तो कंजम्पशन ऑफ पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस हो जाएगा। जैसे कि अब इसको यहाँ पर एक थोड़ी देर के लिए हम बात समझा दें, जैसे कि आप मान ली लो रेजिस्टेंस का इक्विपमेंट डालते हैं और हाई रेजिस्टेंस का इक्विपमेंट डालते हैं अपने घर के अंदर, अगर इस्तेमाल करते हैं तो कौन ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा। तो आपने डाला है सेम, चूँकि घर का पोटेंशियल डिफरेंस जो वोल्टेज सप्लाई होता है वो सेम रहता है सबके लिए,
चाहे वो पंखा चलाएं, चाहे वो कूलर चलाएं, चाहे वो एसी चलाएं, जो भी चलाएं उसके लिए वोल्टेज ऑलमोस्ट सेम रहता है सबके लिए। तो अगर वोल्टेज कांस्टेंट हुआ तो पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जाएगा किसके? पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जाएगा रेजिस्टेंस, है ना, पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जाएगा रेजिस्टेंस। तो इफ वी आर इन, ऐसा लीजिए, इन डोमेस्टिक सप्लाई, इन डोमेस्टिक सप्लाई, घर के अंदर की बात कर रहे हैं हम, सप्लाई, द हाई पावर डिवाइस हैज़ लो रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस। जैसे अगर घर में के अंदर मान लीजिए एक 60 वाट का बल्ब हो और 100 वाट का बल्ब हो, तो किसका रेजिस्टेंस है कम ज़्यादा होगा, है ना? वाट क्या है? पावर की यूनिट है, अगर नहीं ध्यान हो तो पता कर लीजिए, जूल पर सेकेंड, है ना। तो 60 वाट का बल्ब हो और 100 वाट का बल्ब हो, तो 60 वाट का बल्ब का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू 100 वाट। 100 वाट का रेजिस्टेंस कम होगा। अगर 200 वाट है तो और कम होगा। जितना पावर बढ़ता जाएगा उतना ही रेजिस्टेंस उसकी क्या होगी? कम होती जाएगी, क्योंकि P इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या जाएगा? RK, है ना। P विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अब एक क्वेश्चन है आपके लिए, आपके हमारे लिए, सबके लिए, वो ये है कि जो जनरेटिंग स्टेशंस है, जहाँ पावर स्टेशंस हैं, है ना, वो पावर स्टेशंस है, वहाँ से जो करंट वोल्टेज का सप्लाई होता होगा, तो आप रास्ते में देखते होंगे क्या कि वहाँ लिखा रहता है, वहाँ दिखा 1,10,000 वोल्ट, बड़ा बड़ा केबल वायर, बहुत ऊंचा ऊंचा टावर लगा रहता है, और उस टावर पर बड़े मोटे मोटे केबल लगे होते हैं, बहुत हाइट पर रखा जाता है, और उसमें नीचे एक लाल रंग के तख्ती पर लिखा रहता है कि 1,10,000 वोल्ट। फिर आप जब कुछ करीब में शहर वगैरह में देखते होंगे या शहर के करीब में देखते होंगे, वहाँ देखते होंगे 33,000 वोल्ट की कॉजन दी जाती है। फिर आप जब अपने घर के आस इर्द गिर्द आते होंगे तो ट्रांसफार्मर तक जो आता है वो 11,000 वोल्ट। चैनल ये है कि पावर स्टेशन से स्टेप अप करके, वोल्टेज को स्टेप अप करके एक्सट्रीम हाई वोल्टेज तक कर दिया जाता है। उसके बाद उसको डिस्टेंस यहाँ से मान लीजिए 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर सप्लाई देना है, तो एक्सट्रीम हाई वोल्टेज पर उसको सप्लाई दिया जाएगा। फिर जैसे ही वो उस पर्टिकुलर एरिया में वो आएगा तो उसके ग्रिड में आएगा। ग्रिड उसको 33,000 में कन्वर्ट करके क्या करेगा? पावर सब स्टेशंस को देगा। पावर स्टेशंस को वो 33,000 देगा। वो पावर स्टेशंस जो है, जो 33,000 ले करके 11,000 क्या करेगा? वो लोकल एरिया में देगा, और लोकल एरिया में जो जहाँ ट्रांसफार्मर इंस्टॉल्ड होगा वहाँ वो 11,000 को कन्वर्ट करके 240 वोल्ट में ट्रांसफ़र करके तब डोमेस्टिक सप्लाई में आता है। तो ये जो कहानी है, इसमें एक बात ये उठती है कि आखिर जहाँ पावर जनरेट होता है पावर स्टेशन से, वहाँ से एक्सट्रीम हाई वोल्टेज क्यों लिया जाता है? चलिए ज़रा देखते हैं। जनरेटिंग पावर P = VI है, ठीक है। जनरेटिंग पावर, डिवाइस का जनरेटिंग पावर फिक्स होगा, है ना। तो जनरेटिंग पावर ये है, ठीक। आप आफ्टर स्टेप अप की बात कर रहे हैं, तो करंट जो होगा, I जो होगा वो P/V जाएगा, ठीक, करंट। और यही करंट सप्लाई होता हुआ चला जाएगा, ठीक, ओके। चलिए अब कंजम्पशन पावर की बात करें, पावर कंजम्पशन, तो ये हो जाएगा I² RC। यहाँ C क्या ले रहा है? पावर कंज्यूमशन। RC किसका ले रहे? रेजिस्टेंस ऑफ द केबल। रेजिस्टेंस ऑफ द केबल को हम लोग ले रहे हैं, जो कंज्यूम कर जाएगा पावर को, जो पावर को क्या कर जाएगा? कंज्यूम कर जाएगा। अगर हम लोग इस जगह पर I को रिप्लेस कर दें, चूँकि जो करंट जितना चार्ज पर सेकंड वो देगा उतना ही चार्ज पर सेकंड वो क्या करेगा? रिसीव करेगा। इसमें जो दो चीज़ कांस्टेंट रहेगा, जनरेशन एंड सप्लाई टू कंजम्पशन के बीच में, वो होगा करंट। चूँकि जितना चार्ज वो देगा उतना ही चार्ज क्या करेगा? वो रिसीव करेगा पर सेकंड, है ना। चार्ज पर सेकंड गिवन इक्वल टू चार्ज पर सेकंड रिसीव्ड, वो सेम होगा, है ना। चलिए, तो अब I के बदले में हम लोग क्या कर सकते हैं? I को रिप्लेस करें तो क्या हो जाएगा? देखो तो ये P² बाई कितना? V², और ये RC। अब जरा सा यहाँ गौर कीजिए, यहाँ देखने को क्या मिलता है कि कंजम्पशन पावर किसका? केबल का। जिस केबल के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं?
जनरेटिंग स्टेशन पावर स्टेशन से लेकर के लोकल ग्रिड तक पहुंचा रहे हैं, या लोकल ग्रिड से हम लोग सबस्टेशन तक लेके जा रहे हैं, उसमें आप देखिए कि पावर सप्लाई जो होगा वो हाई वोल्टेज के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जनरेटिंग पावर जो है क्या है, कंजम्पशन पावर जो है वो सप्लाई वोल्टेज के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जाएगा। यानी कि जितना हाई वोल्टेज से वहाँ सप्लाई दिया जाएगा, डिसिपिटेशन ऑफ पावर क्या होगा, उतना ही कम होगा। ये वजह है कि वहाँ से 1,10,000 वोल्ट क्या कर दिया था, सप्लाई दे दिया था। अब लोग अब कोई भी सोच सकता है कि भैया क्या ज़रूरत है इतना हाई वोल्टेज करके, इतना डेंजर लेने का, इतना खतरा लेने का, सीधे 240 की ज़रूरत पड़ती है, 240 या 440 की ज़रूरत पड़ती है, 440 या 240 सप्लाई दे दिए जाए, सीधी सी बात है। खतरा क्यों उठाया जाए? तो खतरा उठाने के पीछे का कारण ये है कि अगर हाई वोल्टेज पर डिस्टेंस सप्लाई, मतलब काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस सप्लाई अगर आप देते हैं तो केबल के थ्रू जो पावर कंजम्पशन होगा वो काफ़ी कम हो जाएगा, है ना, वो काफ़ी कम हो जाएगा। तो ये पावर लॉस को रोकने के लिए केबल के थ्रू क्या हो रहा है, जा रहा है ना वो करंट चार्ज, तो उसमें क्या होगा, आपका डिसिपिटेशन ऑफ पावर होगा, पावर उसमें थोड़ा हीट के फॉर्म में क्या होगा, लॉस होगा। तो कम से कम लॉस को रखने के लिए, लॉस को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हाई वोल्टेज पर उसको क्या करते हैं, सप्लाई देते हैं। तो 2 पॉइंट, पावर को तो देखें ही देखे, उसके एप्लीकेशन में हम लोगों ने 2 चीज़ देखा। एक चीज़ ये देखा कि भैया पावर जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होगा, खास करके डोमेस्टिक इक्विपमेंट की हम बात कर रहे हैं, है ना। V²/R ये अप्लाई करते हैं हम लोग खास करके डोमेस्टिक इक्विपमेंट में, जहाँ पर वोल्टेज कांस्टेंट होता है, जो सप्लाई कांस्टेंट होता है। जब सप्लाई कांस्टेंट होता है तो ये स्थिति हमारी क्या होती है, बनती है कि जो लो रेजिस्टेंस होगा उसका पावर हाई होगा, जो हाई रेजिस्टेंस होगा उसका पावर ज़्यादा होगा। करेक्ट है ना। चलिए, तो हम उम्मीद है कि ये बात आप लोगों के पल्ले अच्छे तरीके से पड़ी होगी, है ना, और ये चीज़ आप लोग जो है सो इसको देख रहे होंगे। कैमरा तो ठीक ही है, सब कुछ ठीक दिख रहा है ना। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा है वो है सेल ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, ईएमएफ टर्म, इंटरनल रेजिस्टेंस का टर्म, ये सब सेल के साथ जुड़ा हुआ होता है। सेल समझते हैं, केमिकल सेल जो कि आपको लैब में भी दिख जाएगा, है ना, ऐसा होता है ना। तो कर बैटरी हम बना दिए हैं, लेकिन चलिए इसी को एक सेल मान के चलते हैं, है ना, सिंगल सेल बैटरी। ओके, और इसमें इसके अंदर प्लेट्स होते हैं, है ना, प्लेट्स लगा हुआ होता है। ओके, इसमें प्लेट्स लगे होते हैं, ठीक है ना, इसके अंदर प्लेट होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, है ना, इलेक्ट्रोलाइट्स जिसको कहते हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होता है ना, इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, ये होता है इसका टर्म। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक्सटर्नल सर्किट में कोई रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया जाता है, ठीक है, कनेक्ट किया जाता है ना, और ये टर्मिनल है, चलिए इसको P नाम देते हैं, इसको N नाम देते हैं, पॉजिटिव निगेटिव, ये प्लस टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। अरे -1 क्यों लिख रहे हैं भैया, माइनस लिखिए, तो ये हो जाएगा उसका रेजिस्टेंस, ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये है रेजिस्टेंस, है ना। अब यूजुअली सेल के अंदर, सेल जब करंट दे रहा हो तो उसके अंदर का अगर मैकेनिज्म पूरा समझा जाए तो सर्किट के अंदर जो एक्सटर्नल सर्किट है, जो यहाँ से हमका P, A, B, C, D इसकी बात करते हैं, ये P इस सर्किट की बात करते हैं। तो इसमें करंट आपका मान लीजिए ऐसे, मान लीजिए क्या, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट का फ्लो होता है, ऐसा करंट का फ्लो होता है। तो अंदर में इलेक्ट्रोलाइट्स, यहाँ प्लेट्स लगे होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स में ये करंट इधर से इधर फ्लो हो रहा होता है ना, ये नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ इधर इस टाइप में फ्लो होता है। एक्सटर्नल सर्किट में ये +2 माइनस होता है, जबकि इंटरनल सर्किट के अंदर ये -2 प्लस की तरफ हो रहा होता है, ठीक है। ओके, कन्वेंशन की बात करें तो इधर फ्लो हो रहता है। तो बेसिकली देखा जाए तो पूरे सर्किट, कंप्लीट सर्किट किसको कहेंगे, आप P से स्टार्ट करें, A तक आए, B तक आए, R तक आए, फिर C तक, फिर D तक, फिर N, फिर अंदर आए, फिर अंदर आए, अंदर के तरफ होते हुए N से P के तरफ जो है सो करंट का फ्लो हो रहा है। यानी कहने का मतलब कि पूरी साइकिल अगर ये मान करके चलते हैं
तो जिस पॉइंट से चार्ज चला है उसी पॉइंट तक फिर से चार्ज को पहुंचाया जा रहा है। अगर सेल की बात करें तो मैंने यहाँ से चल करके फिर एक चक्कर लगा रहा है। सेल की बात करें तो चार्ज क्या कर रहा है, ये चक्कर लगा रहा है, ठीक है, पूरा चक्कर लगा रहा है। तो कंप्लीट साइकिल की अगर हम बात करेंगे तो उसमें जो भी एनर्जी कंज्यूम हो रहा होगा या जो भी जनरेट किया जा रहा होगा, जैसा भी हो रहा होगा, है ना, तो जनरेटिंग पावर जो है, कंजम्पशन ऑफ पावर की हम बाद में करते हैं, वो टोटल वर्क सेल को करना पड़ रहा है। तो सेल का जो टोटल वर्क होगा किसी यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को किसी साइकिल में इस पॉइंट से उठा करके फिर घुमाते हुए लेते हुए फिर इसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होगा यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज का, वही उस सेल का ईएमएफ होगा। देखिए, यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन होता है वो उसका पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इसी का डिफिनीशन मैंने बताया भी है। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? द वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। सेल का ईएमएफ यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट इस मामले में है कि ये क्या है कि एक यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को पूरा साइकिल में, एक कंप्लीट साइकिल प्रोवाइड करने में जो एनर्जी कंज्यूम होगी वो उसका सेल का ईएमएफ कहलाएगा। अगर टर्म वाइज देखें तो दोनों सेम है, क्योंकि दोनों का वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, दोनों वोल्टेज की तरह है। लेकिन एक फ़र्क है, ये फ़र्क ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस में हम किसी दो पॉइंट के बीच का, है ना, दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक लाने में चार्ज को कितना वर्क डन होगा, ये दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। ये किसी दो चूजन पॉइंट के बीच के लिए हम लोग ले सकते हैं, वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। करंट फ्लो होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस की हम बात कर रहे होंगे, चार्ज का फ्लो हो रहा होगा तब हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे होंगे। लेकिन अगर सेल की बात करें, जो बोल रहे हैं उसको याद रखिएगा, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस को भी हम समझा रहे हैं ताकि ईएमएफ आपको बेटर वे में समझ में आवे, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में करंट फ्लो होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस की बात होगी, अगर करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस की बात नहीं होगी, करेक्ट। लेकिन सेल के पास अपनी एबिलिटी है टू डू वर्क। एक यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को एक साइकिल में घुमाने में उसके पास एक फिक्स्ड एबिलिटी है ना। उस एबिलिटी के कारण, उस वर्क के कारण क्या है, उसकी अपनी एक टर्म पोटेंशियल डिफरेंस तो ना कह करके क्या कह सकते हैं, वर्किंग एबिलिटी है। तो ये जो वर्किंग एबिलिटी है, ये जो एनर्जी है उसकी, इसी एनर्जी को, एनर्जी पर यूनिट चार्ज को हम लोग क्या कह रहे हैं, ईएमएफ कह रहे हैं। तो अब ईएमएफ का डिफिनीशन क्या बन सकता है, तो ईएमएफ का डिफिनीशन भी जरा सा लिख लें। ईएमएफ का डिफिनीशन भी हम लोग क्या कर लें, थोड़ा सा लिख लें। मौसम बड़ा वेट है, वाटर बेस्ड ये हमारा पेन है, तो इसको हटाने में बड़ी दिक्कत होती है। चलिए, तो डेफिनीशन लिखा जाए। डेफिनीशन कुछ इस तरीके से बनता है, द ईएमएफ ऑफ ए सेल इज द वर्क डन to move unit test positive charge। ये कंप्लीट बोर्ड है, बोर्ड भी बड़ा है, तो थोड़ा सा हाई क्वालिटी में करके 360p वगैरह में या 720p रहेगा तो उसमें देखिएगा तो ज़्यादा बेहतर दिखेगा। टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, मूव यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, द ईएमएफ ऑफ ए सेल इज द वर्क डन to move unit test positive charge over a complete closed circuit। complete closed circuit। अब प्रश्न है कि इसको मेजर कैसे करेंगे, करेक्ट है ना।
इसको मेज़र करके हम कैसे बता सकते हैं कि सेल का ईएमएफ कितना होता है, अगर ये बात अपने पास उठता हो। तो देखिए, जब ये सर्किट को हम मान लीजिए ब्रेक कर देते हैं, एक सेल है, सेल के सर्किट को सपोज दैट क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं कहीं पर से, ये क्लोज सर्किट है, इसको कहीं से ब्रेक करते हैं, है ना, या एक्सटर्नल सर्किट नहीं लगा है। चलिए इसको भी एक छोटा सेल नीचे बना करके देख लेते हैं, है ना, एक छोटा सा सेल नीचे बना के देख लेते हैं। ये मान लीजिए पी टर्मिनल, ये एन टर्मिनल। अव्वल नंबर तो बात ये आएगी, जो पॉजिटिव टर्मिनल है और ये हमारा निगेटिव टर्मिनल है, कोई करंट है जो हम इससे विड्रॉ नहीं कर रहे हैं, उस समय P और N के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, मेजर तो होगा ये में पोटेंशियल डिफरेंस है ना, चूंकि टर्म इसका डेफिनेशन भी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस जैसा है, लेकिन ये एग्जैक्टली पोटेंशियल डिफरेंस है नहीं, ये किसी सेल का ईएमएफ है, वो पावर है, वो एबिलिटी है, जिसके कारण क्या कर पाता है, वो से किसी चार्ज को कंप्लीट साइकिल में रोटेट करने की एबिलिटी उसके पास होती है। वो करंट ले रहा हो तब भी, नहीं ले रहा हो तो वो एबिलिटी उसके अंदर क्या है, मौजूद है। ठीक है, चलिए, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस अगर यदि यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल के बीच का होगा, अगर बिना करंट को लिए, कहा है कि करंट अगर आपने लिया तो यहाँ पर कोई ना कोई सर्किट आप डाल देंगे, तो कोई सर्किट डाल देंगे तो सर्किट बड़ा हो जाएगा, तो वर्क यहाँ से यहाँ तक ले जाने वर्क, फिर यहाँ से यहाँ तक ले जाने वर्क, तब क्या होगा, P से P तक लाने में जितना वर्क डन होगा वो उसका ईएमएफ होगा। करेक्ट है ना। तो लेट सपोज कि एक ऐसा कोई रेजिस्टेंस या ऐसा बहुत हाई रेजिस्टेंस हम क्या करते हैं, इसके अंदर डाल देते हैं, है ना, और करंट इसके थ्रू फ्लो ना हो पा रहा हो, करंट इसमें थ्रू, देखिए लिटरेचर पढ़िएगा जो एनसीईआरटी का, उसमें है हाई रेजिस्टेंस अगर आप डाल देते हैं तो P से N की तरफ कोई करंट का फ्लो नहीं हो रहा हो, उस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा P और N के बीच में, P और N के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा वो क्या होगा, ईएमएफ ऑफ द सेल होगा। और कुल मिला जुला करके बात कहें कि अगर मान लीजिए आपने सर्किट कहीं पर बनाया है और सर्किट को अगर आप ब्रेक कर लेते हैं, माने करंट को इसके थ्रू पास नहीं होने दें, तो जो ये दो एंड्स हैं, है ना, इन ओपन स्टेट में जो इन दोनों एंड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा वही ईएमएफ, ई से रिप्रेजेंट करते हैं, वही क्या हो जाएगा, इसका ईएमएफ ऑफ द सेल हो जाएगा। करेक्ट है ना। तो ईएमएफ ऑफ ए सेल इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स व्हेन द सर्किट इज इन ओपन। आई रिपीट, ईएमएफ ऑफ द सेल is the potential difference between the terminals when the circuit is in open। closed circuit में EMF of the cell को मेज़र करना बहुत ही मुश्किल है। ये हम लोग बात कैसे मेज़र करते हैं, ज़ीरो से। ये हम लोग पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस है जो प्रैक्टिकल भी है आपका, है ना, उसमें जाकर के उस जो टॉपिक्स हम स्टार्ट करेंगे पोटेंशियोमीटर वाला, वहाँ समझाएंगे कि कैसे यहाँ पर देखिए कि ज़ीरो करंट करके यहाँ पर हम लोग जो है इसका ईएमएफ ऑफ द सेल को क्या कर ले रहे हैं, मेज़र कर ले रहे हैं, है ना। वहाँ मैं आपको पोटेंशियोमीटर में ये बात को क्या करूँगा, दिखलाऊँगा। चलिए अब बात करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस की, है ना। तो इंटरनल रेजिस्टेंस की हम बात करते हैं। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? इंटरनल रेजिस्टेंस द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द प्लेट्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इनसाइड द सेल। चूँकि इसके अंदर मान लीजिए करंट का फ्लो हो रहा हो, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स है, यहाँ प्लेट्स है, तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस क्या करेगा, ऑफर करेगा, है ना। इंटरनल रेजिस्टेंस इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंटरनल सर्किट ऑफ the cell which is electrolytes and plates। इलेक्ट्रोलाइट्स है और क्या है, प्लेट्स है। ठीक है जी, ओके, वीडियो ऑन है, कवरेज है, इंटरनल, हाँ इंटरनल आ रहा है, थोड़ा बहुत कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इंटरनल दिख रहा है। इधर थोड़ा सा कैमरा रखें ताकि हम दिख पाए। हाँ चलिए, तो प्लेट्स, इसको सिंबल जो इस्तेमाल करते हैं, यूजुअल ट्रेडिशनल सिंबल जो है इसका स्मॉल आर लेकर के चलते हैं। ठीक है, ओके ओके। चलिए, तो अब
इस अंदर का रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, बाहर का रेजिस्टेंस मान लीजिए कैपिटल आर है। इस सर्किट में करंट मान लीजिए फ्लो हो रहा है। तो अगर लेट सपोज I is the current passing by in the circuit, in the closed circuit, अगर इन क्लोज सर्किट में I करंट फ्लो हो रहा होगा, ठीक है। तो अब दो बातें होंगी, एक तो यहाँ से यहाँ तक जो चार्ज का फ्लो होगा इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस V को हम लोग ले रहे हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस टर्म ध्यान रखिएगा, सेल के टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो उसको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हैं, और ये वेरी कर सकता है। सेल का ईएमएफ वेरी नहीं करेगा, लेकिन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो सकता है, वेरी कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस के वैल्यू पर क्या हो सकता है, वो चेंज हो सकता है ना, वो वेरी कर सकता है। देखते नहीं हम लोग घर के अंदर भी, जब कभी कभी वोल्टेज कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, तो वो होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। जो टर्मिनल आया हुआ है घर के अंदर सप्लाई, उसके बीच का पोटेंशियल। आप ज़्यादा हैवी इक्विपमेंट डाल देते हैं, देखते हैं वोल्टेज गिर जाता है। तो क्या होता है कि जो घर के सर्किट में अगर जो रेजिस्टेंस वेरिएशन लाते हैं, है ना, रेजिस्टेंस में वेरिएशन लाएंगे तो वोल्टेज अप डाउन होगा, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमारा वेरी कर सकता है। ओके, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ ऑफ द सेल के बराबर भी होगा, ये बात भी हम बता रहे हैं, ठीक है। तो V इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि सेल के जो टर्मिनल्स P और N है, इलेक्ट्रोड्स जो है ना, ये जो है इलेक्ट्रोड्स, इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और ये वेरी कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द करंट, ठीक है। चलिए, तो I करंट है, B टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। तो अगर ईएमएफ ऑफ द सेल की बात करें, तो E इज द ईएमएफ। चलो पहले इसको लिखो। तो करंट जो पास होगा, I की जो वैल्यू होगी, I इक्वल टू V बाई आर, V पोटेंशियल डिफरेंस लेते हैं। यहाँ करंट I इज ड्यू टू ईएमएफ ऑफ द सेल। यहाँ करंट I क्या है, ईएमएफ ऑफ द सेल के कारण है। ऐसे सिचुएशन में हम V को रिप्लेस कर रहे हैं ईएमएफ से, ठीक है। और टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, एक्सटर्नल सर्किट का कैपिटल आर, इंटरनल सर्किट का स्मॉल आर, करेक्ट। टोटल रेजिस्टेंस यानी कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग देख सकते हैं E अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर होगा, इंप्लाइज कि ईएमएफ इक्वल टू I इंटू क्या, स्मॉल आर प्लस क्या, कैपिटल आर, ठीक है। स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए, है ना। तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, E इक्वल्स टू I स्मॉल आर प्लस क्या, I कैपिटल आर क्या होगा, I इंटू कैपिटल आर इज द टर्मिनल पोटेंशियल, यही होगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। चूँकि हमने बोला भी था कि अगर R में वेरिएशन आ जाए किसी के कारण से तो V में क्या आ जाएगा, चेंज आएगा। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमारा R है, तो यहाँ से यहाँ तक करंट का फ्लो हो रहा है, इसमें रेजिस्टेंस क्या, ऑफर्ड क्या है, R है, तो यही हो जाएगा वोल्टेज, जो कि हम लोग जानते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इसी को ना जानते हैं, V इक्वल टू IR ओम्स लॉ से तो इसी को जानते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको क्या कहा जाएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो ओम्स लॉ के मुताबिक ये, तो E की वैल्यू जो है इसके बदले V डालते हैं, तो V प्लस कितना, I स्मॉल आर, है ना। तो देखिए यहाँ पर भी एक बात हम लोग को देखने को क्या मिलता है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस प्लस समथिंग दैट इज समथिंग करंट इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस, है ना। ये बन जाता है क्या हमारा ईएमएफ ऑफ द सेल। अब जब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V के लिए चलते हैं तो ये हो जाता है E माइनस आई आर, अब देख लीजिए यहाँ पर एक एक्सप्रेशन है, करंट की वैल्यू अगर आपने इंक्रीज कर दी तो क्या होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस गिर जाएगा। तो अब ज़्यादा डिवाइसेस जब जोड़ देते हैं इन पैरेलल, जो कि पैरेलल सर्किट होता है हमारे यहाँ, कहाँ, डोमेस्टिक में, तो पैरेलल सर्किट होता है। तो पैरेलल सर्किट में जब आप ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइस जोड़ देते हैं तो इफेक्टिवली उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, कम हो जाता है। थोड़ा सा यहाँ चर्चा कर लेते हैं।
पैरेलल सर्किट में 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। अगर मान लीजिए 2 ओम और 3 ओम का दो सर्किट को 2 और 4 लिख लीजिए, थोड़ा सा ईजी हो जाएगा समझने में। आपको समझाने के लिए एक न्यूमेरिकल वैल्यू ले रहे हैं 2 और 4। तो अगर इसको रखते हैं पैरेलल में आप जोड़ते हैं तो ज़रा सा गौर कीजिएगा क्या होने वाला है। 1/2 प्लस 1/4 दैट इज़ 4 इज द एलसीएम 3/4 है ना, 3/4। तो R इक्वल टू 4/3 दैट इज़ 1.33 ओम। होता क्या है कि आप 2 4 को जोड़ते हैं, 2 ओम और 4 ओम को इन पैरेलल, तो ये 1.33 ओम हो जाता है, 1.33 ओम। यानी कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है लो रेजिस्टेंस से भी, जो लोएस्ट रेजिस्टेंस है 2 उससे भी कम हो जाता है। तो पैरेलल सर्किट जैसे जैसे आप बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे उस सर्किट, टोटल सर्किट का जो है सो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होने लगता है। जब इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम होने लगता है तो ऐसे सिचुएशन में होगा क्या कि करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इफ द वैल्यू ऑफ द करंट विड्रॉन फ्रॉम द सेल इज हाई देन द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस विल रिड्यूस। इसलिए जब भी आप जो है लोड देते हैं अपने घर के अंदर तो वोल्टेज क्या होता है, गिर जाता है। कार की हेडलाइट जल रही हो उस समय सेल्फ दिया जाए, हेडलाइट जल रही उस समय सेल्फ दिया जाए तो एक कोई पर्सन ऑब्जर्व ये करेगा कि जिस समय सेल्फ आपने दिया और गाड़ी स्टार्ट हो रही थी उस दरमियान हेडलाइट डिम हो गया था। रीज़न ये था कि पैरेलल में आपने एक सर्किट को ओपन कर दिया था, एक पैरेलल सर्किट और ओपन कर दिया था। उस पैरेलल सर्किट को ओपन करने की वजह से जो कि लो रेजिस्टेंस का होता है, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द एक्सटर्नल सर्किट रिड्यूस कर गया, करंट विड्रॉन फ्रॉम द सेल क्या होगा, बढ़ जाएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस घट जाएगा, इसलिए लाइट क्या हो जाएगी, डिम हो जाएगी। तो जो मैं टर्म बोल रहा हूँ उस टर्म को, है ना, उस टर्म को जैसा ध्यान रखिएगा। एक गिलहरी कूद के गई है ना, तो उस टर्म को ध्यान रखेंगे और जो बोलता हूँ उसको भी सुने, न कि सिर्फ किताब में से उसको क्या कर दें, छाप लें। ठीक है जी, चलिए। तो ये तो हो गया इसकी बात। थोड़ा सा और इस पर हम लोग कुछ एक आध डेरिवेशन क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं, है ना। तो E इक्वल्स टू V इक्वल टू IR। अब जरा सा हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए चलते हैं। तो हम लोग इसको लेके आ रहे हैं, E इक्वल्स टू क्या 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 E इक्वल टू V प्लस IR को लेके चलते हैं। मैंने IR की वैल्यू E माइनस V होगा, है ना। V को डेलिबरेटली कॉमन करें तो E बाई V माइनस 1 हो जाएगा, E बाई V माइनस 1 हो जाएगा। अब V के बदले IR लिख लेते हैं तो E बाई V माइनस 1, है ना। I दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो इंटरनल रेजिस्टेंस इन द टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो ये एक एक्सप्रेशन बन जाता है क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस का। चलिए अब हम आपको यहाँ पर एक छोटा सा बात को दिखाएंगे भी और समझाएंगे, है ना। एक वो छोटी सी बात क्या होगी, वो छोटी सी बात ये होगी कि मान लीजिए कि आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में 9 ओम आपने क्या कर दिया है, डाल दिया है। ईएमएफ ऑफ द सेल जो है वो 40 वोल्ट का है। कितने का है, 40 वोल्ट का है। ठीक, ओके, ये तो मानिए, हाँ। और जैसे ही आपने 8 ओम को जोड़ा वैसे ही टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप होकर के कितना हो गया, 30 वोल्ट। 40 वोल्ट का उसका ईएमएफ था, लेकिन जैसे ही आपने 8 ओम को कनेक्ट किया, 8 ओम को कनेक्ट किया, वो 30 वोल्ट हो गया। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल कितना होगा, टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। यहाँ पर जरा देखिए, अगर उस एक्सप्रेशन को लेते हैं, यहाँ लिखे 8, ई की वैल्यू लिखे कितनी, 9 ही रहने दो, 9 ही रहने, कटने के ख्याल से ले रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 4, और ये कितना होगा, 3 माइनस 1। ठीक है, 40/30, 40/30। क्यों कंजूसी कर रहे हो जगह का, चलिए बड़ा कीजिए। हाँ, 40/30 माइनस 1 की बात करते हैं तो ये 4/3 हो गया, 4/3 माइनस 1 हो जाएगा, है ना, 4/3 माइनस 1 हो जाएगा। तो ये 3 3 4/3 1/3, तो ये 9 इंटू 1/3 दैट इज व्हाट, 3 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस माना जाएगा। देखिए कटा तो नहीं नीचे, उम्मीद तो नहीं कटना नहीं चाहिए, नहीं कटा नहीं है, बिल्कुल नहीं, है ना। तो 3 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस है। इसके अंदर कितने का रेजिस्टेंस है, 3 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस माना जाएगा कि इसके अंदर नीचे क्या है, 3 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये एक एक्सप्रेशन है इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए, ये एक्सप्रेशन हो गया टर्मिनल वोल्टेज निकालने के लिए, ये एक्सप्रेशन हो गया करंट थ्रू द सर्किट निकालने के लिए, है ना।
और ईएमएफ ऑफ द सेल को निकालने का फॉर्मूला नहीं होता है। इसकी प्रैक्टिकल क्या होता है, प्रोसेस है जिससे किसी भी सेल के ईएमएफ को हम लोग मेज़र कर सकते हैं। हाँ, कुछ बातें अगर दी गई हो कि इतना रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस दे दिया गया तो ईएमएफ ऑफ द सेल निकाल पाएंगे। अगर किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड है कि इतना ही इंटरनल रेजिस्टेंस है इसका, तब हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आई करंट मेज़र करके सर्किट से और उसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करके तब हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन अगर वो प्रोवाइडेड हो तो सेल का ईएमएफ हम लोग पता कर सकते हैं। तो इंटरनल रेजिस्टेंस को मेज़र करने के लिए खुद तो पहले ईएमएफ की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो पहले मार्क करके अगर जो इंटरनल रेजिस्टेंस दे दिया तो ईएमएफ ऑफ द सेल क्या होगा पता चल जाएगा। यानी दोनों में से कुछ एक चीज़ चाहिए अगर हमको सीधे सीधे कैलकुलेशन से क्या करना है, बताना है तो, ठीक है। चलिए तो चलिए आगे बढ़ाते हैं कहानी, है ना, कहानी आगे बढ़ाई जाए। तो ऐसा है, ये 40 मिनट का वीडियो तो हो गया। अब हम लोग स्टार्ट जो करेंगे तो वो हो जाएगा कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल। कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल स्टार्ट करेंगे तो हमको लगता है आधा घंटा और हो जाएगा। मेरे को बड़ा कम उम्मीद है कि आप 40 मिनट से ज़्यादा टाइम जो है इस वीडियो पर दे पाएंगे। इस वजह से ये 2 टॉपिक्स रहते हैं, फिर शूट करके तब अगला टॉपिक्स जो है हम क्या करते हैं, लेते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का, जो हमको बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में इस बार के केवी वाले क्वेश्चन पेपर में देखने को मिला भी था, है ना। तो वो हम देखेंगे, ठीक है जी। चलिए तो आज का रहने देते हैं, लेकिन सिंसियरली कंप्लीट फॉलोअप करें, अदरवाइज मेरे को फिर आपको प्रैक्टिस करवाने में क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। ओके।